हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस प्रेजेंटेशन वी विल डिस्कस अबाउट द एनर्जी रिसोर्सेज। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो बेसिकली जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनर्जी रिसोर्सेज, और ये दो तरीके के होते हैं बेसिकली। फर्स्ट इज रिन्यूएबल एंड सेकंड इज नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, तो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट। तो यहाँ पे हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। तो जो एनर्जी रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट है यहाँ पे बेस्ड ऑन यूजेबिलिटी ऑफ एनर्जी। तो इसके बेसिस पर थ्री क्लासिफिकेशन है, प्राइमरी, इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी, राइट। तो जो प्राइमरी रिसोर्सेज हैं वो ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज हैं विच आर फाउंड इन द नेचर इन देयर रॉ फॉर्म्स, यानी कि वो नेचर में एज इट इज फॉर्म प्रेजेंट हैं देयर रॉ फॉर्म, जैसे यूरेनियम हो गया, हाइड्रो एनर्जी हो गया, या फिर आपके फॉसिल फ्यूल्स हो गए, राइट। अब बात आती है इंटरमीडिएट रिसोर्सेज की। तो इंटरमीडिएट रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं from which are obtained from the ore and are more transformation steps of the प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज के। तो ये प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज के ही कुछ ट्रांसफॉर्मिंग स्टेप्स हैं। ठीक है, तो इनको बोला गया इंटरमीडिएट। एंड थर्ड इज सेकेंडरी रिसोर्सेज। तो ये ऐसे रिसोर्सेज हैं विच आर यूजेबल एनर्जी रिसोर्सेज एंड आर विच आर प्रोवाइडेड टू द कंज्यूमर फॉर देयर फाइनल कंजप्शन, और इनको कंज्यूमर्स को प्रोवाइड किया गया है फॉर देयर फाइनल कंजप्शन के लिए, जैसे आपका थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या केमिकल एनर्जी। तो ये सब आते हैं आपके बेस्ड ऑन द यूजेबिलिटी ऑफ एनर्जी में। अब नेक्स्ट बात करते हैं बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल यूज। तो यहाँ पे दो हैं, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। ठीक है, तो जो कन्वेंशनल है वो हमारी ट्रेडिशनल एनर्जी रिसोर्सेज है विच आर बीइंग यूज्ड फॉर द ह्यूमन बींग्स फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। ये बहुत पहले से, बहुत पुराने समय से, आदिकाल से ही यूज होते जा रहे हैं, उनको बोला गया है कन्वेंशनल। और सेकंड है नॉन कन्वेंशनल। तो जो नॉन कन्वेंशनल है, तो ये हमारी 1973 में एक क्राइसिस आई थी, एक प्रॉब्लम हो गई थी, या कमी त्रासदी बोल सकते हैं जिसमें। तो इसमें क्या हुआ था कि कुछ एनर्जी रिसोर्सेज हैं विच आर बीइंग यूज्ड एट ए लार्ज स्केल, बट आफ्टर द occurrence of 1973 oil crisis, तो सोलर, बायोमास एंड विंड एनर्जी आर द टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ दिस नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। यानी कि उस त्रासदी के बाद ही इसको ज़्यादातर यूज़ किया गया, इसको बनाया गया, और फिर इसको हमने एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ किया। तो इसको बोला है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब नेक्स्ट स्लाइड है हमारी बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी। तो यहाँ पे है नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल जैसा हमने लास्ट प्रेजेंटेशन में भी पढ़ा है, जिसको हम रिसाइकिल नहीं कर सकते, एंड रिन्यूएबल विच कैन बी रिसाइकिल्ड, राइट। अब थर्ड पॉइंट है बेस्ड ऑन द कमर्शियल एप्लीकेशन। तो यहाँ पे दो पॉइंट्स आते हैं, फर्स्ट है आपका कमर्शियल एनर्जी और सेकंड है नॉन कमर्शियल एनर्जी। तो जो कमर्शियल है दीज आर द सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्सेज दैट आर होल्ड फॉर द कमर्शियल इंपॉर्टेंस, जैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो गई, पेट्रोल हो गया, गैस हो गया, तो ये सारी कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जो सेकंड है हमारी नॉन कमर्शियल एनर्जी, ये ऐसी एनर्जी है विच आर नॉट यूज फॉर दी कमर्शियली, और इसके एग्जांपल्स हैं आपके वुड, काउ डंग, क्रॉप रेजिड्यू एटसेट्रा, ये सब आती है नॉन कमर्शियल एनर्जी में। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स विच आर एसोसिएटेड विद द एनर्जी रिसोर्सेज। तो फर्स्ट है यहाँ पे डिप्लीशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। जैसे हमारी एनर्जी रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो रहा है, हम उसको यूज करते जा रहे हैं, कंज्यूम करते जा रहे हैं, लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं है, तो इट इज द डिप्लीशन ऑफ द एनर्जी रिसोर्सेज। सेकेंड इज ग्लोबल वार्मिंग। तो जो हम एनर्जी को, रिसोर्स को यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उससे जो ग्लोबल वार्मिंग है वो डे बाई डे इंक्रीज हो रही है, विच डिप्लीट्स द ओजोन लेयर। थर्ड इज एसिड रेन्स। तो एसिड रेन भी एक प्रॉब्लम है जो हमारी एनर्जी रिसोर्सेज से एसोसिएट हो रही है। ठीक है, जैसे आपका फॉर एग्जांपल जो ताजमहल है वो आज की डेट में पीला पड़ चुका है बिकॉज ऑफ द एसिड रेन्स, क्योंकि आपके आगरा के आसपास, मथुरा के आसपास ऑयल रिफाइनरीज हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया हैं जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस को रिलीज करते हैं, और उसके आसपास होने वाली जो रेन होती है, इसलिए वहाँ पे कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एसिड पाया जाता है। ठीक है, इसलिए जो वाइट मार्बल है ताजमहल का, दैट हैज बिकेम टू येलो। तो जो एसिड रेन्स है विच आर ऑल्सो very harmful, and these are the associated problems with the energy resources. And fourth is the problems in generation of the wind energy. तो जो wind energy है वो भी कहीं ना कहीं एक problem है which is directly related to the energy resources. नेक्स्ट हम बात करेंगे
कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज की। तो यहाँ पे हमारे 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है हमारा फॉसिल फ्यूल्स, फिर है हम बात करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी की, और फिर हम बात करेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी की। ठीक है, तो जो फॉसिल फ्यूल है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट एनर्जी रिसोर्स है, यानी कि ये भी बहुत पहले से हम इसको यूज कर रहे हैं। और इसमें क्या होता है, जो हमारे ऑर्गेनिक मैटर है, जो ऑर्गेनिक रिमेन्स हैं, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो कहीं ना कहीं डिकेड हो गए या जमीन के अंदर ही बरीड हो गए, दब गए, फिर उससे कुछ एनर्जी जो यूज हुई उसको हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स, राइट। अब सेकंड है हमारी न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये क्या है, ये एक अल्टरनेटिव सोर्स है एनर्जी का, और जिसको कि कैसे बनाया जाता है, विच कैन बी यूज्ड बाय द फ्यूजन ऑफ द यूरेनियम। ठीक है, इसमें यूरेनियम का और कुछ केमिकल्स का फ्यूजन करके हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म से इसको फॉर्म किया जाता है। ठीक, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। और थर्ड है आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो ये एक ऐसी एक्टिविटी है, एक्टिविटी ऑफ कन्वर्टिंग द काइनेटिक एनर्जी। इस एनर्जी में जो बेसिकली एक्टिविटी है, इट कन्वर्ट्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर फ्लो फ्रॉम ए रिवर्स इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें जो वाटर का फ्लो है उससे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को बनाते हैं या काइनेटिक एनर्जी में उसको कन्वर्ट करते हैं। तो इट इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। नेक्स्ट इज नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे विंड एनर्जी, बायोफ्यूल है, सोलर एनर्जी है, टाइडल एनर्जी या हाइड्रोजन फ्यूल एनर्जी या फिर जियोथर्मल एनर्जी। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के, एंड दैट वी विल डिस्कस वन बाय वन। ठीक है, तो फर्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स द विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी आपकी क्या होती है, इट इज अंडरस्टूड एज एयर इन द मोशन, यानी कि ये एयर है जो हमारे एटमॉस्फेयर में हमेशा प्रेजेंट होती है, एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ द मोशन। ठीक, तो विंड एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। अब इसके यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस हैं। तो व्हाट आर द एप्लीकेशंस? फर्स्ट इज प्रोपेलिंग द सेल बोट। ठीक है, जो आपकी बोट होती हैं, अब आजकल तो जहाज चलने लगे हैं, शिप्स हैं, तो जिनके थ्रू हम बहुत सारा अपना मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन उस जमाने में, पहले जमाने में क्या होता था, सेल बोट चलती थी, है ना, नाव चलती थी, नाविक होते थे, तो उसके थ्रू हम क्या करते थे, बहुत सारा आयात निर्यात करा करते थे। तो जो सेल बोट्स होती थी वो उस समय विंड एनर्जी से ही चला करती थी। ठीक है, तो प्रोपेलिंग द सेल बोट इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ द विंड एनर्जी। नेक्स्ट है हमारे रनिंग पंप्स। तो रनिंग पंप्स जो है वो क्या है, इन रूरल एरियाज मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम द विंड मिल्स इन जनरली एंड यूज इन द ऑपरेटिंग पंप्स। तो जो पुराने गांव में अभी भी रूरल एरियाज में विंड मिल्स चला करती हैं, जिससे क्या होता है, हमारा जो ऑपरेटिंग पंप्स है या जो ड्रॉ ग्राउंड वाटर है उसको उससे खींचा जाता है आज भी। तो इसका मेजर एप्लीकेशन है। सेकंड है हमारा ऑपरेटिंग फ्लोर मिल्स। जो फ्लोर मिल्स होती हैं या जो चक्की जिसे बोलते हैं, वो रूरल एरियाज में आज भी विंड एनर्जी से ही ऑपरेट की जाती है। फिर है हमारा प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी उसके लिए भी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग के लिए भी एक सक्सेसफुल वे है ऑफ द विंड एनर्जी का। ठीक है, तो ये सारे थे इसके एप्लीकेशंस। So in this slide we will discuss about the biofuel and its applications. तो biofuel क्या होता है? These are obtained from the biological carbons. Fixation process is known as the biofuel. तो जो सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझें, जो एनर्जी है विच इज प्रोड्यूस बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। ठीक है, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज होते हैं उनसे प्रोड्यूस होने वाली जो एनर्जी होती है, दैट इज कॉल्ड एज द बायोफ्यूल। ठीक, अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैसे ऑयल स्पिल्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट एंड इमिशन एंड पेन रिमूवल। ठीक, तो जो ऑयल स्पिल्स हैं वो हमारी बहुत ज़्यादा पॉपुलर अब हो चुके हैं, क्योंकि जो हमारे क्रूड ऑयल है या जो नॉन रिन्यूएबल पेट्रोलियम है वो सिर्फ और सिर्फ बायोफ्यूल का ही एप्लीकेशन है। ठीक है, तो ये है ऑयल स्पिल्स। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो जो इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट है वो भी हम कहीं ना कहीं इससे यूज करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली है इन जनरेटिंग ऑफ द पावर जनरेशंस। नेक्स्ट इज इमिशन एंड पेन रिमूवल। तो जो इमिशन है, जो बायोफ्यूल्स हैं, उसमें सल्फर कंटेंट बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, तो एज कम्पेयर टू द अदर क्रूड ड्रग, तो जो बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स है इससे पॉल्यूशन भी नहीं होता है, और कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, और पेन रिमूवल के लिए भी इसका हम यूज करते हैं। तो इमिशन एंड पेन रिमूवल इज द मेजर एप्लीकेशन ऑफ दिस बायोफ्यूल।
नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट दी सोलर एनर्जी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो सोलर एनर्जी वी ऑल नो कि सन से मिलने वाली, सन से बनाने वाली जो एनर्जी है दैट इज कॉल्ड द सोलर एनर्जी एंड इट इज इनएग्जॉस्टेबल एंड पॉल्यूशन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी। इट इज कंप्लीटली पॉल्यूशन फ्री और इनएग्जॉस्टेबल है, ठीक है, यानी कि हम इसको बार बार यूज कर सकते हैं, ये कंप्लीटली इनएग्जॉस्टेबल है। तो यहाँ पे इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैसे फर्स्ट है आपका सोलर वाटर हीटर और सोलर कुकर, ठीक है। तो जो सोलर वाटर हीटर्स हैं उसमें हम सन एनर्जी को ही यूज करके हम उसमें पानी को गर्म करते हैं। तो उसके तो बहुत सारे एग्जांपल्स आपने देखे भी होंगे, जो सोलर वाटर हीटर्स होते हैं या जो सोलर कुकर्स होते हैं उनमें भी हम विद द हेल्प ऑफ सन एनर्जी से हम सोलर कुकर को यूज कर सकते हैं इन द कुकिंग ऑफ द फूड, ठीक है। तो ये थे हमारे सोलर एनर्जी के एप्लीकेशंस। नेक्स्ट है हमारा सोलर ड्राइंग। तो सोलर ड्राइंग है या सोलर फर्नेस है, सोलर पैनल्स हैं, सोलर ओवंस हैं, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ द सोलर एनर्जी। इसमें से कुछ तो चीज़ें आपके घर पर भी होंगी, ठीक है, जैसे सोलर पैनल्स हो गए या सोलर ओवंस हो गए, या फिर सोलर से कन्वर्ट होने वाली जो लाइट होती है वो आजकल ज़्यादातर अपने लोग अपने घर में पास रखते हैं फॉर सेविंग द इलेक्ट्रिसिटी। तो दीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ द सोलर एनर्जी। Now in this slide we will discuss about the tidal energy and its applications। तो जो tidal energy है वो हमारी पानी से, जितने भी आपके पानी के सोर्सेज हैं, वाटर के सोर्सेज हैं, उनसे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो दिस एनर्जी इज प्रोड्यूस फ्रॉम द वेरियस वेव्स। तो यहाँ पे इसकी कुछ एप्लीकेशंस दी गई हैं, जैसे फर्स्ट है इसमें हमारा मिडिल एजेस, ठीक। तो इन द मिडिल एजेस जो स्मॉल स्केल के टाइडल मिल्स थी वो इसके लिए हम इसको यूज करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रोड्यूसर रिन्यूएबल सस्टेनेबल एनर्जी, यानी कि जो टाइडल पावर थी कहीं ना कहीं उसको हम सेव करके हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का भी इसको यूज कर सकते थे, क्योंकि ये रिसाइकल्ड है ना, कि पानी से बनने वाली एनर्जी है तो ये कैसी है, रिन्यूएबल है। नेक्स्ट ओब्टेन फ्रॉम दी टाइड्स, ये किससे ओब्टेन हो रही है, हमें टाइड से ओब्टेन हो रही है, ठीक है। तो जो रिवर बॉडीज थी या जो पानी के सोर्सेज थे वहां पे जो आसपास रहने वाले लोग थे वो इसको मेजरली यूज करते थे। नेक्स्ट इज फॉर ट्रैपिंग टाइड्स। तो जो टाइड्स थे, फॉर ट्रैपिंग टाइड्स के लिए एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द टाइड्स कैन बी जनरेटिंग एलिमेंट्री, या फिर इन टाइड्स को क्या किया जाता है, दीज आर हेल्पफुल इन क्रॉसिंग द एस्चुरी। तो उस समय में ये ट्रैपिंग या टाइड्स को, इनको सेंचुरीज को यूज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फॉर कमर्शलाइजेशन। तो कमर्शलाइजेशन यूज भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो वेव पावर है ये इनिशिएट की गई है और आज के टाइम में इसको हमने ज़्यादा से ज़्यादा हम इसका इस्तेमाल करने लगे हैं। तो दीज आर द बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ द टाइडल एनर्जी। In this slide we will discuss about the hydrogen fuel energy and its applications। तो हाइड्रोजन फ्यूल जो है वो वेरी इफेक्टिव सोर्स है हमारे पास एनर्जी का, और ये हमारा किससे बनता है, ये लेस एमिशन से बनता है, जीरो एमिशन होता है, और ये जनरली हाइड्रोजन एज ए फ्यूल टू यूज इन दिस मशीन। इसको बनाने के लिए जो हाइड्रोजन है वो बेसिकली हम यूज करते हैं। तो ये बहुत इफेक्टिव अल्टरनेटिव हमारा फॉसिल फ्यूल का अल्टरनेटिव है। अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैसे फर्स्ट है हमारा अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। ये इसको हम अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए यूज करते हैं, या फिर हम इनको घरों में भी यूज कर सकते हैं, एट वर्क और एट प्ले पे भी हम इन फॉसिल फ्यूल्स का यूज कर सकते हैं। तो दीज आर द बेसिक और इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल एनर्जी। नेक्स्ट इज जियोथर्मल एनर्जी एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो जियो मीन्स रिलेटेड टू अर्थ, तो अर्थ से बनने वाली जो भी आपकी सोर्स ऑफ एनर्जी है, जियोथर्मल मीन्स आपकी अर्थ, तो विच मीन्स द हीट इनसाइड द अर्थ। तो हमारे अर्थ के अंदर जो भी हीट है उसको बोला गया है जियोथर्मल एनर्जी। जैसे एग्जांपल्स के लिए जो आपकी हीट प्रोड्यूस होती है फ्रॉम द नेचुरल गीजर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो भी हम नेचुरल हीट यूज करते हैं उसको क्या बोला गया है, जियोथर्मल एनर्जी। तो यहाँ पे इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैसे जियोथर्मल इलेक्ट्रिसिटी और जियोथर्मल हीट पंप्स। तो इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए या जो हीट पंप्स होते हैं उसमें हम जियोथर्मल एनर्जी का यूज करते हैं।
सो नेक्स्ट एप्लीकेशन है इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। जैसे इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है, फूड प्रोसेसिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दे ऑल्सो प्रोवाइड हीट फॉर दी रेजिडेंशियल्स एंड एक्वाकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। तो बेसिकली तो एग्रीकल्चर में या इंडस्ट्री में, फूड प्रोसेसिंग में, ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में हम जियोथर्मल एनर्जी का यूज़ करते हैं। तो दीज आर द बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। In this slide, we will discuss about the energy conservation and management. तो जो सारी एनर्जीज हैं उसको हमें कैसे कंजर्व करके रखना है और कैसे उसको प्रॉपरली मैनेज करना है। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज प्रिवेंटिंग लॉस ऑफ फ्यूल ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। यानी कि जो हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं उसके ड्यूरिंग हमें फ्यूल को लॉस होने से बचाना है। जैसे कोई रेड लाइट आ गई तो आप वहाँ पे भी गाड़ी स्टार्ट करे हुए हैं, तो क्या हो रहा है, ऐसे में जो आपका फ्यूल है वहाँ पे वेस्ट हो रहा है। तो हमें चाहिए कि हम अगर 10 मिनट अभी बचे हैं या 5 मिनट बचे हैं, तो अगर हम अपनी गाड़ी को थोड़ी देर ऑफ कर दें तो हम उस फ्यूल को बचा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम फ्यूल को ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूजिंग हाइड्रोजन फ्यूल और सोलर एनर्जी। हमें ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन फ्यूल और सोलर एनर्जी को यूज़ करके हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी को बचा सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारे पास फॉर कंजर्विंग दी ऑयल। तो जो हमारा ऑयल है, क्रूड ऑयल है या पेट्रोलियम है, वो हमें भी पता है कि ये कितना कॉस्टली है, कितना एक्सपेंसिव है, और ये क्या है, ये एक तरीके से नॉन रिन्यूएबल है, यानी कि ये नॉन रिसाइकल्ड है। ठीक है, तो इसको हमें प्रिवेंट करके रखना चाहिए, कम से कम इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है हमारा एंकरेजिंग द यूज ऑफ बायोगैस प्लांट्स। हमें एंकरेज करना चाहिए लोगों को कि दे प्लांट दी बायोगैस प्लांट्स, क्योंकि बायोगैस जो है वो नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है, नेचुरल फ्यूल है, और इससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उससे हम अपने बहुत सारी डेली नीड्स की चीज़ें हम उसमें उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है प्रोमोटिंग द अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जितने भी सारे सोर्स ऑफ एनर्जी हैं हमें चाहिए कि उसके अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी को हम वहाँ पर यूज़ करें और लोगों को उसके लिए प्रमोट करें, एंकरेज करें कि दैट वी शुड यूज़ दी सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट है हमारे पास क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग दी मासेस। यानी कि जो पीपल्स हैं, जो वेरियस प्लेस के लोग हैं या जो अभी थोड़े से अनएजुकेटेड है, हम वहाँ पे उनको अवेयर करें, उन लोगों को में जागरूकता फैलाएं कि वो इस टाइप के एनर्जी को यूज करें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू कंट्रोल द डिमांड ऑफ एनर्जी। हमें चाहिए कि जो एनर्जी की डिमांड है वो कंट्रोल होनी चाहिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जिससे कि हम अपने एनर्जी सोर्सेज को प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट इज लिमिटिंग द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हमें चाहिए कि जो हमारे एनर्जी के सोर्सेज हैं वो लिमिटेड रहें, वो ज़्यादा ना इंक्रीज हो, जिससे कि हम अपने एनर्जी सोर्सेज को प्रिजर्व करके रख सकें। नेक्स्ट इज विद द हेल्प ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो अगर हम और रिसर्च करें और डेवलपमेंट करें तो हम और ज़्यादा अपने सोर्सेज को, एनर्जी रिसोर्सेज को सर्च कर सकते हैं, और उनकी सहायता से जो हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज हैं जो नॉन रिन्यूएबल हैं उनको हम बचा सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इज यूजिंग इंटर फ्यूल सब्सटीट्यूशन मेथड्स। हमें चाहिए कि हम इंटर फ्यूल सब्सटीट्यूट मेथड को यूज़ करें, यानी कि जो ऐसे रिसोर्सेज हैं जो इजीली अवेलेबल है, जिसको हम इंटरनली फ्यूल को एज ए सब्सटीट्यूट हम यूज़ कर सकते हैं, तो हमें ऐसे फ्यूल्स को भी यूज़ करना चाहिए। सो नेक्स्ट पॉइंट है फोकसिंग ऑन दी एक्सप्लोरेशन। हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा और एनर्जी रिसोर्सेज को हम फोकस करके उसको एक्सप्लोर करें। नेक्स्ट इज मेंटेनिंग द इंजन्स ऑफ दी व्हीकल्स। हमें चाहिए कि हम अपने व्हीकल्स के इंजन्स को इस तरीके से मेंटेन करके रख सकें जिससे कि वो कम से कम फ्यूल को कंज्यूम करे। नेक्स्ट इज हैव एप्रोप्रिएट सेफ्टी मेजर्स। हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी मेजर्स लें टू प्रिवेंट दीज एनर्जी रिसोर्सेज। नेक्स्ट इज द अटेम्प्ट्स मस्ट बी मेड। हमें जो हम न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी को एक्सप्लोर कर रहे हैं या सर्च कर रहे हैं तो हमें उसमें अटेम्प्ट्स बार बार लेते रहना चाहिए, यानी कि अगर हमें एक बार सर्च नहीं होता है तो हमें उसके लिए हार नहीं माननी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट मास मूवमेंट। तो हमें लोगों को इसके लिए जागरूक करना है, हमें एक आंदोलन स्टार्ट करना है जिससे कि हम इन रिसोर्सेज को डेवलप कर सकें। राइट।
एंड नेक्स्ट इज हमारे इंडिया ने कुछ ऐसे प्रिवेंशंस लिए हैं फॉर यूजेस दीज रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे कुछ इनिशिएटिव्स हैं जिनके मैंने यहाँ एनलिस्ट किए हैं। तो फर्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन विद इन लिबरलाइज्ड मार्केट। सेकेंड इज मैंडेटरी एनवायरमेंट ऑडिट्स फॉर द पावर प्रोजेक्ट्स। थर्ड इज एनर्जी कंजर्वेशन बिल 2000 और फोर्थ है हमारा रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोशन बिल 2005। तो ये हमारी कंट्री ने, इंडिया ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं टू कंजर्व दिस एनर्जी एंड फॉर encouraging the people to prevent these types of energy resources. So this all about this presentation, and thank you for listening this presentation.